अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए नोवेल भगोड़ा की तीसरी किस्त सुनते हैं, जिसके मुसन्निफ हैं रियाज आकिब कौहलर। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक मरतबा फिर घड़ी की सुइयों पर नज़र दौड़ाई। अभी तक 12:15 बजे थे। टाइम रींग रींग कर गुजर रहा था। मेरे चाहने से टाइम की रफ्तार तेज़ तो नहीं हो सकती थी। मौसम इसी तरह साफ और शफाफ था, बल्कि इक्का दुक्का नजर आने वाले बादल भी आसमान से गायब हो गए थे। अब तो मैं यही दुआ मांग सकता था कि क्या इलाही दुश्मन को ही चंद घंटों के लिए अंधा कर दे। लेकिन इस वक्त मेरी दुआएं बिल्कुल ही बेअसर साबित हुईं। चंद लम्हे बाद ही मुझे इस रास्ते पर, जिस पर मैं रात को चलकर आया था, चंद सफ़ेद धब्बे दूर से करीब हरकत करते नजर आए। मेरे छुपने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था और न ही मैं भाग सकता था। हथियार के नाम पर मेरे हाथ में सिर्फ आइस स्टिक थी, यानी बर्फ पर चलने के लिए मददगार छड़ी। एसएमजी राइफल के मुकाबले में ये ऐसे ही थी जैसे हाथी के मुकाबले में चूंटी। दुश्मन अगर खाली हाथ होते तो इनसे लड़कर भागने के चांसेस मौजूद थे, मगर सवाल ये था कि मैं भागकर कहाँ जाता। मेरे पाँव के निशान दुश्मन को खींचकर मेरी तरफ ला रहे थे। एक ख्याल के तहत मैंने जल्दी जल्दी अपनी पट्टू की तलाशी ली, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे दुश्मन मेरे मुल्क के खिलाफ कोई फ़ायदा उठा सकता। मेरी जेब के अंदर मेरे हाथ का बना हुआ नक्शा और घर से आने वाले दोनों खत मौजूद थे। नक्शा और कमांडो एड्रेस वाले खत का लिफाफा मैंने पुरजे कर दिया और दांतों से चबाकर बर्फ़ में फेंक दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दुश्मन को मेरे कमांडो होने का पता चले। आने वाले जल्द ही करीब पहुंच गए। इनकी तादाद 5 थी और तमाम ने हाथों में एसएमजी गनें पकड़ी हुई थीं। इंडिया की फ़ौज में आम तौर पर जर्मनी की बनी हुई राइफ़ल इस्तेमाल होती है, जिसे G2 कहते हैं। इसका असल नाम G1 है, लेकिन इंडिया ने इसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करके इसे G2 का नाम दे दिया और पाकिस्तान आर्मी में भी यही राइफ़ल थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ G3 के नाम से इस्तेमाल हो रही है। ये राइफ़ल करीब और दूर हर दोनों किस्म की लड़ाइयों में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि बर्फीले इलाके में ये अपना काम छोड़ देती है और जाम हो जाती है। इसलिए इस इलाके में दोनों मुल्कों की अफवाज चाइना या रूस की बनी हुई एसएमजी इस्तेमाल करती हैं। इस वक्त भी आने वालों ने यही गनें पकड़ी हुई थीं और इनके खौफनाक दहानों का रुख सामने की जानिब था। इनके साथ मज़ाहमत करना लाहासिल था, इसलिए इनके नज़दीक पहुंचने से पहले मैं दोनों हाथ उठाए इनके सामने पहुंच गया। तमाम मुझसे 50-60 गज दूर रुक गए। इसी तरह हाथ उठाए इधर आओ, इनमें से एक दुरुस्त लहजे में बोला और मैं आहिस्ता रवी से इनकी जानिब चल पड़ा। तमाम ने अपनी गनों का रुख मेरी जानिब किया हुआ था और मेरी हल्की सी बेकायदगी पर वो फायर खोलने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन मेरा इस किस्म का कोई इरादा नहीं था। इनके करीब जाकर मैं रुक गया। रवि, इसकी तलाशी लो, मुझे बुलाने वाला अपने साथी से बोला। गालिबन वो इनका सीनियर था। इसके रैंक का अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि बर्फानी लिबास की वजह से उसका रैंक नज़र नहीं आ रहा था। यूं भी इस इलाके में वर्दी का इस्तेमाल नहीं होता था। तमाम लोग ज़्यादातर ट्रैक सूट वगैरह इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता चेहरे मोहरे से वो सूबेदार ही लगता था। यस सर, रवि नामी जवान आगे बढ़ा, अपनी राइफल सिलिंगअप की और मेरी तलाशी लेने लगा, लेकिन मेरी जेब से सिवाय खतूत के और कुछ ना निकला। पानी की बोतल और टार्च उसने मेरी जेब में रहने दी थी। इसके पास कुछ नहीं है सर, ये कागज़ मेरे पास ले आओ। इसके सीनियर का इशारा मेरे खतूत की जानिब था। वो खतूत लेकर अपने सीनियर की जानिब बढ़ा तो मैं बोला, मैं अपने हाथ नीचे कर सकता हूँ? कर लो, वो मुख्तसरन बोला और मैंने अपने हाथ नीचे कर लिए। दोनों खत पढ़कर उसने एक लंबी सांस खींची और बोला, तो तेरा नाम उमर जान है, सामान वगैरह नहीं है तेरे पास? है, और अपने सामान की जानिब इशारा करते हुए बोला, वहाँ पड़ा है। पट्टू की तलाशी इनके लिए लाहासिल रही थी। तेरा हथियार किधर है? इनका सीनियर मुझसे मुखातिब हुआ। हथियार मेरे पास नहीं है सूबेदार साहब, रवि नामी आदमी बोला।
इसने अपना हथियार बर्फ में न छुपा दिया हो। रवि की बात सुनकर तमाम बेख्तियार दाएं बाएं देखने लगे, जैसे सचमुच वहां पर मैंने कोई हथियार बर्फ में दफन कर रखा है। तमाम लोग दाएं बाएं ढूंढो, शायद इसने बर्फ में दफन कर रखा हो, सूबेदार बोला और चारों मेरी छुपने की जगह के इर्द गिर्द बर्फ में ढूंढने लगे। सूबेदार मेरी निगरानी के लिए खड़ा रहा। तेरी आमद का मकसद क्या है? सूबेदार बोला। सर, इसके रैंक का एहतराम करते हुए मैं मुअद्दिब लहजे में बोला, मैं इधर गलती से आ गया हूँ। मेरा इरादा अपने घर जाने का था। ये दोनों खतूत जो आपके पास हैं मुझे कल रात मौसूल हुए हैं और रास्ते बंद होने की वजह से छुट्टी का मिलना मुश्किल था। इसलिए मैं बगैर छुट्टी लिए पोस्ट से अकेला भाग खड़ा हुआ, लेकिन बदकिस्मती से भटक कर आपकी तरफ आ निकला। कहानी अच्छी है बरखुरदार, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को ये कितना मुतासिर करती है, ये तुम्हारी किस्मत पर मुनहसिर है। ये कहकर वो अपने हाथ में मौजूद वाकी टाकी की तरफ मुतवज्जा हुआ और मेरे बारे में रिपोर्ट पेश करने लगा। दास फॉर टू ऑफर, टू फॉर दास, सेंड योर मैसेज ऑफर। सर, एक ही परिंदा था, पकड़ लिया है, लेकिन चोंच कटी हुई है। ऑफर, चोंच कटी होने का मतलब मेरे पास हथियार का ना होना था। ठीक है, इसे नंबर 5 पर पहुंचाकर तुम लोग कल वापस आ जाना। यस सर। ओवर। दूसरी जानिब लाजमन कोई अफसर था, इसलिए सूबेदार उसको सर कहकर मुखातिब कर रहा था। ओवर एंड ऑल कहकर दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ते हो गया। चारों आदमी अपनी तलाश में नाकाम होकर एक मरतबा फिर हमारे नज़दीक आन मौजूद हुए थे। चलो भाई उमर साहब, सूबेदार दास तंजिया लहजे में बोला, तेरे छुट्टी जाने के शौक ने हमें भी ख्वार कर दिया है। इसको कहाँ ले जाना है सर? वो आदमी जो मेरी राइफल की तलाश में काफ़ी दूर तक निकल गया था और वाले सेठ से दिए गए आर्डर को सुन नहीं सका था, पूछने लगा। हालांकि अगर इसमें ज़रा पर भी अकल होती तो वह इसी जगह तक तलाशी लेता जिस जगह तक मेरे पाँव के निशान बने हुए थे। इसे गुजरान पर पहुंचा के वापस आना है। सूबेदार दास की बजाय रवि बोला। इसका मतलब है कि वापसी कल ही होगी। पहला आदमी सर हिलाते हुए बोला। अपना पट्टू उठाओ और लक्ष्मण के पीछे चलो। सूबेदार दास मुझसे मुखातिब हुआ और मैं अपने पट्टू की जानिब बढ़ गया, जबकि लक्ष्मण नामी शख्स गजरान पोस्ट के रास्ते पर चल पड़ा। मैं इसके पीछे हो गया और बाकी तमाम मेरे पीछे सिंगल लाइन में चल पड़े। सूबेदार सबसे आखिर में था। चलते चलते मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई, 3 बजने वाले थे। हम शाम तक चलते रहे। रास्ते में चढ़ाइयों की बनिस्बत उतराइयाँ ज़्यादा आई थीं, इसलिए हम काफ़ी फासला तय कर चुके थे। बादल टुकड़ियों की सूरत आसमान पर जमा होना शुरू हो गए थे और हल्की हल्की हवा चलने की वजह से इकट्ठे होते जा रहे थे। बर्फ़ पिछले दिनों की निस्बत सख्त हो गई थी, इसलिए पाँव बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उतर रहे थे। एक सीधी चढ़ाई के करीब जाकर हमारा गाइड रुक गया। क्या बात है मोहन? सूबेदार दास ने चिल्लाकर पूछा। रास्ते में हमारे गाइड बदलते रहे थे और इस वक्त लक्ष्मण के बजाय मोहन नामी जवान हमारा गाइड था। सर, इस जगह एवलांच गिरने का खतरा है, मोहन बोला। अगर इजाज़त हो तो फायर करके तसल्ली कर लें। बाज़ औक़ात बर्फ़ानी तोते को तहरीक देने के लिए हल्की सी आवाज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसी हसास जगहों पर आर्मी अमूमन किसी भी हथियार का फायर करती है और बर्फ़ानी तोता अगर गिरने वाला होता है तो गिर पड़ता है। नहीं, इस जगह कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, सूबेदार दास ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा और मोहन एक मरतबा फिर चल पड़ा। मैं भी इसके पीछे हो लिया। सारी रात के सफ़र और फिर दिन को भी आराम न मिलने के बायस मैं थकावट सख्त किस्म की महसूस कर रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि आराम किया जाए, लेकिन दुश्मन के सामने मैं इस किस्म की कोई कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं कर सकता था। बर्फ़ानी तोते के मुतालिक सुनकर मेरी आंखें इस मलगजे अंधेरे में चारों तरफ घूम रही थीं, जहां बर्फ़ानी तोता गिरने की सूरत में बचा जा सकता। तमाम लोग खामोशी से चढ़ाई चढ़ रहे थे, हालांकि रास्ते में इनके मुंह किसी भी जगह बंद नहीं हुए थे और वो सारे रास्ते मुझे कोसने के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी का भी मजाक उड़ाते रहे थे। मजाक उड़ाने में लक्ष्मण नामी आदमी पेश रहा था। पाक आर्मी के मुतालिक सैकड़ों लताइफ
और बेसरोपा बातें इसे अजबर थीं, जिन्हें वो सारे रास्ते मुंह से उगलता रहा था, जबकि मेरी कोशिश ये थी कि दाएं बाएं के मनाजिर देखने में मशगूल रहूं और इनकी बातों को ना सुनूं। लेकिन ये समाज बड़ी जालिम होती है और ऐसी बातें जो आप नहीं सुनना चाहते, इनको सुनाने में कोशां रहती है। चढ़ाई काफ़ी मुश्किल थी, इसलिए हमारी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। इन तमाम की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि इस चढ़ाई के बाद गजरान तक कोई काबिल ज़िक्र चढ़ाई नहीं थी। हम इस चढ़ाई के दरमियान तक ही पहुंच पाए थे कि अचानक एक तेज़ गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे कानों के लिए नामानूस नहीं थी। टॉप 3 पर रहते हुए मैंने ये आवाज़ कई मरतबा सुनी थी और ये बिलाशुबा इस आफत की आवाज़ थी जिसे बर्फ़ानी तोदा कहते हैं। इसकी हलाकत आफरीनी से सिर्फ वही लोग वाकिफ़ होंगे जिनको बर्फ़ानी इलाके में रहने का इत्तेफाक हुआ हो। इसमें फंसना 99% मौत थी। तेरा बेड़ा गरक जाए मुसल्ले। लक्ष्मण इस नाजुक टाइम में भी मुझे कोसने से पास न आया। मैं सारे रास्ते किसी ऐसी जगह की तलाश में रहा था जहां बर्फानी तोता गिरने की सूरत में बचा जा सके। इस वक्त भी मेरी नज़र किसी ऐसी ही जगह की तलाश में थी, मगर इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी। गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते ही मैंने सबसे पहला काम तो ये किया कि अपना पट्ठू अपने कंधों से निकाल फेंका। इसके होते हुए मैं अपना दिफा खुलकर नहीं कर सकता था। इस वक्त मेरे दिमाग में रट्टू सुकू के सीनियर इंस्ट्रक्टर मेजर आफ्ताब की हिदायत ताज़ा हो गई थी। जवानों, किसी भी मौके पर घबराना नहीं। जब भी कभी कोई ऐसी सूरत हाल में फंसो, हरकत में रहना है और इस तरह हाथ चलाना जैसे तैराकी की जाती है। मैं भी नीचे की जानिब दौड़ा और जैसे ही बर्फ़ की बौछार मुझ पर पड़ी, मैं जिस्म ढीला छोड़ते हुए तैराई के अंदाज में हाथ पांव चलाने लगा। वो तमाम बजाय किसी हरकत के ज़ोर ज़ोर से अपने भगवान और राम को पुकार रहे थे, मगर एक दो आवाज़ों के बाद बर्फानी तोते ने इनकी आवाज़ें बंद कर दी थीं या शायद मेरी समाअतों पर ही मोहर लगा दी थी। वो बुलंदी जिस तक पहुंचने के लिए हमें घंटा भर लगा था, बर्फानी तोते ने मिनट से भी कम अरसे में हमें वापस तह में पहुंचा दिया। नीचे गिरते ही मैंने अपनी हरकत बंद नहीं की थी, बल्कि इसी तरह हरकत में ही रहा था। अपने चेहरे और जिस्म के लिए मैंने काफ़ी जगह बना ली थी। सबसे पहले अपना चेहरा और जिस्म से बर्फ़ को दूर रखो। मेरे इंस्ट्रक्टर की आवाज़ इस वक्त भी मुझे उतनी ही वाज़ेह सुनाई दे रही थी जितनी बर्फानी तोते की हलाकत खेजी से बचने के तरीके के बारे में लेक्चर देते वक्त सुनाई दी थी। इसके बाद आहिस्ता से थूको। अगर थूक वापस तुम्हारे मुंह पर गिरता है तो समझ लो कि तुम्हारा मुंह ऊपर है। इसके बरखिलाफ होने का मतलब है कि तुम्हारा मुंह नीचे है। बर्फानी तोते में कई ऐसे लोग भी फंसकर हलाक हो चुके हैं जिन्होंने अपनी कोशिशें तर्क नहीं की, लेकिन बजाय ऊपर आने के नीचे ही नीचे बर्फ खोदते रहे। नतीजे में मौत ही इनका मुकद्दर बनी। इसलिए सबसे पहले आप अपनी कोशिश की सिमत का तयन करें। मैंने आहिस्ता से थूका। मेरा थूक मेरे चेहरे पर ही गिरा। मैं समझ गया कि मेरा चेहरा ऊपर की सिमत है। मैंने इसके बाद अपने उस्ताद से रहनुमाई हासिल की। अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करनी। सबसे पहले अपना एक हाथ ऊपर की तरफ सीधा करो। अगर तुम्हारे ऊपर बर्फ़ कम हुई तो हाथ बर्फ़ से बाहर निकल जाएगा, वरना चेहरे के सामने बर्फ़ खोद कर नीचे डालते जाओ और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाओ। तेज़ी की सूरत में ज़्यादा ऑक्सीजन ज़ाया होगी और शायद तुम सुराख में मौजूद तमाम ऑक्सीजन ख़त्म करके दम घुटकर मर जाओ। मैंने अपना बायां बाजू ऊपर उठाया। बर्फ़ गिरने की वजह से काफ़ी सख्त हो गई थी, लेकिन मेरे हाथ को आगे बढ़ने से न रोक सकी। ये महसूस करके मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा कि मेरा बायां हाथ कलाई के ऊपर से आज़ादाना हरकत कर रहा था। मैंने हाथ जैसे ही अंदर खींचा, ताज़ा हवा का झोंका भी उसके साथ ही दर आया। चंद लम्हों बाद ही मैं अपने हाथों के बनाए हुए सुराख से बाहर निकल आया था। बाहर निकलने के बाद लक्ष्मण को पागलों की तरह हरकत करते देखकर मैं हैरान रह गया। उसके दोनों हाथ खाली थे और वो कभी एक जगह और कभी दूसरी तरह से खुदाई करके अपने साथियों को तलाश कर रहा था। खुदाई के साथ वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी दे रहा था और उसकी आवाज़ से ही मैंने इसे पहचाना था। सूबेदार साहब, मोहन, रवि,
शंकर जिस वक्त मैं बर्फ के ढेर से बाहर आया उस वक्त मेरी जानिब इसकी पीठ थी। वो शायद एवालांच के नीचे आने से बच गया था। इसका रुख जैसे ही मेरी जानिब हुआ उस वक्त तक मैं खड़ा हो गया था। रवि, ये तुम हो ना? वो दूर ही से पुकारा। रवि नामी आदमी भी बिल्कुल मेरी तरह लंबा तड़ंगा था, इसलिए इसे मुझ पर रवि का शुबा हुआ। ये मैं हूँ मिस्टर लक्ष्मण। वो जैसे ही करीब आया मैं आहिस्ता से बोला, तुम गंदे मुसल्ले, तू जिंदा बच गया है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। वो हिज़यानी अंदाज में चीखा। ठहरो, पहले मैं तुझे नरक में पहुंचा दूं, फिर बाकियों को ढूंढूंगा। ये कहते ही वो एक सिमत को दौड़ा। शायद उधर उसने अपना हथियार रख छोड़ा था। इसके पीछे मुड़ते ही मैं अपनी जगह से उछला और बजाय दौड़कर इसको पकड़ने के पानी के अंदर छलांग लगाने के अंदाज में इस पर जा पड़ा। मैं चूंकि इससे ज़्यादा बुलंदी पर था, इसलिए इतने भारी लिबास के बावजूद मुझे छलांग लगाने में दिक्कत ना हुई। इसके मुंह से बेख्तियार करा खारिज हुई। मुझे पता था कि अगर वो हथियार हासिल कर लेता तो बग़ैर ताख़ीर के पूरी मैगज़ीन इसने मुझ पर खाली कर देनी थी। नहीं मिट्ठू, अब तेरी बारी ख़त्म हो गई है। मैं इसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा करते हुए तल्ख़ लहजे में बोला। सीधा होते ही उसने दोनों हाथों से मेरा गला दबोचने की कोशिश की, मगर मेरा भरपूर थप्पड़ खाकर बर्फ़ पर जा गिरा। इसके अंदाज से मुझे पता चल गया कि वो सिर्फ हथियार चलाने की हद तक ही ट्रेंड शुदा है। खाली हाथों शायद वो आम आदमी पर भी काबू न पा सकता। मेरा थप्पड़ खाकर उसने दोबारा उठने की कोशिश नहीं की थी। नीचे झुककर मैंने एक मरतबा फिर इसे गिरेबान से पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। हाँ लक्ष्मण, अब बताओ, पाकिस्तान आर्मी हिजड़ों का ग्रुप है या इंडियन आर्मी? मुझे मारकर तुम बच नहीं सकते। वो धमकी देने से पास न आया। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है गधे। तेरे जैसे अहमक न जिंदगी ले सकते हैं और न ही दे सकते हैं। मैं सारे इलाके से वाकिफ हूँ, तुझे तेरे इलाके तक पहुँचा सकता हूँ। इसने एक और चाल चली। यह शायद सचमुच वो इस इलाके से वाकिफियत रखता था। मुझे तेरे जैसे किसी कमीने की मदद की ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए मैंने इसे अपनी सिमत खींचा। दूसरे ही लम्हे इसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में थी और कटाख की आवाज़ के साथ ही वो मुर्दा छुपकली की तरह मेरे हाथों में झूल गया। इसकी तलाशी लेने पर मुझे इसकी जेब से एक फालतू मैगज़ीन, थोड़ी नकदी और चंद फ़ोटो मिले थे। फ़ोटो मैंने वापस इसकी जेब में डाल दिए थे। अलबत्ता पैसे और मैगज़ीन अपने पार की जेब में डाल ली और फिर से घसीटकर इसी गड़े में डाल दिया जिससे मैं खुद निकला था। गड़े को बर्फ़ से पाट कर मैं इसका हथियार तलाश करने लगा। थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे उसका हथियार मिल गया। अपना पट्टू मुझे तलाश करने पे भी ना मिला, हालांकि इसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। इसके बग़ैर खुराक की ज़रूरियात का पूरा करना मुश्किल हो जाता। बहरहाल मैं पट्टू के लिए वहाँ खुदाई नहीं कर सकता था और मेरे लिए इस जगह का जल्द से जल्द छोड़ देना नहायत ज़रूरी था। आसमान पर बादलों की हुक्मरानी थी। सितारे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसी सूरत में सिमतों की पहचान मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। मैं सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता था और अंदाजे से ही मैं एक सिमत को बढ़ गया। मेरी कोशिश थी कि जिस रास्ते पर हम चलकर आए थे इससे थोड़ा हटकर चलूं। अलबत्ता सिमत वो ही बरकरार रखी, क्योंकि इसी तरफ चलते हुए मैं जल्द से जल्द इंडिया की हुदूद पार कर सकता था। पोस्ट से चलते वक्त पानी की जो बोतल मैंने जेब में डाली थी वो अब तक मेरी जेब में ही थी। बोतल निकालकर मैंने 2 घूंट पानी पिया, बल्कि पानी पीने की बजाय मैं बर्फ़ चबाना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पानी इस वक्त तक बर्फ़ में तब्दील हो चुका था। अलबत्ता बर्फ़ मीठी थी कि इसमें वाफिर मिकदार में चीनी हल थी। थकन और भूख से मेरा बुरा हाल था, लेकिन मैं चलने पर मजबूर था। अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत से ज़्यादा मुझे घर की फ़िक्र थी। मुझे अंदाज़ा था कि जल्द से जल्द घर पहुँचो से चचा जान की मुराद क्या थी। गंडापुरों के दरमियान जितनी आसानी से दुश्मनी शुरू होती है उसका ख़त्म होना उतना ही मुश्किल होता है। ख़ानदान के ख़ानदान दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं। इन सख्त दिलों में अगर कोई अच्छाई थी तो सिर्फ इतनी कि औरतों पर हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन गोली और आग किसी औरत को नहीं पहचानती, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मुखालफिन के घर को आग लगा दी गई, जिसके बायस औरतें और बच्चे तक जल गए थे। मुख्तलिफ़ किस्म के अंदेशों
और वसवसों में घिरा मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। गर्म जैकेट और पजामा पट्टू में रह गया था, इसलिए 10-15 मिनट से ज़्यादा आराम के लिए रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे चलते हुए बमुश्किल घंटा सवा घंटा ही हुआ होगा कि हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। मैंने अपना सफ़र जारी रखा कि रुकने का मतलब मौत था, और बर्फ़ की मौत आग में जलने से भी ज़्यादा भयानक होती है। बर्फबारी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती गई। आगे जाकर रास्ता दो अतराफ में मुनक़सिम हो गया था। कुछ देर वहाँ ठहरकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और एक सिमत मुंतखब करके चल पड़ा। रास्ता तकरीबन हमवार ही था। अचानक मुझे दूर से हल्की सी रोशनी की झलक दिखाई दी। ये इंडिया की कोई पोस्ट ही हो सकती थी। मैंने अपना रुख रोशनी की जानिब मोड़ लिया कि कुछ खाने की सपील की जाए। रास्ता बतदरीज ऊपर को उठना शुरू हो गया था। नाले की शुमाली सिमत एक काफ़ी ऊंची टीकरी थी, वहीं से रोशनी की शुआएं फूट रही थीं। मुझे ये पार्टी के लिए रास्ते में कायम की गई चौकी महसूस हो रही थी। बाद में मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। इस किस्म की चौकियों पर संतरी बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से ड्यूटी नहीं देते, और वैसे भी मौसम इस किस्म का था कि संतरी का चौकस रहना अज़हद मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद टीकरी के ऊपर चढ़ते वक्त मैंने एहतियात से काम लिया। रोशनी खिड़की में लगे एक शीशे से निकल रही थी। ये शीशा गालिबन संतरी की दीदबानी के लिए इस्तेमाल होता था। चढ़ाई चढ़ते ही मैं बर्फ़ पर लेट गया और कलिंग करता हुआ रिहायशी कमरे की सिमत बढ़ गया। नर्म बर्फ़ के अंदर कलिंग का अपना ही लुत्फ़ है, लेकिन वो ऐसा वक्त नहीं था कि मैं वो शुगल जारी रख सकता। जैसे ही मैं इमारत के नज़दीक पहुंचा, मुझे दाखिली दरवाज़ा दिखाई दिया। रोशन खिड़की और दरवाजे के माबैन 10 फीट के करीब फासला था। कुछ और नज़दीक जाने पर मुझे रेडियो पर नशर होने वाले वो गाने भी सुनाई देने लगे जो लाजमन संतरी सुन रहा था। मैं आहिस्ता से ज़मीन से उठा और राइफल को दाएं हाथ में पकड़कर एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। एक छोटी सी गैलरी थी जिसमें तेल के कैन के ऊपर रखा रेडियो बज रहा था। एक लालटेन दीवार के साथ टिकी हुई थी। संतरी गायब था। मुझे दूर से जिस खिड़की की रोशनी नजर आई थी वो रिहायशी कमरे की खिड़की थी। दरवाजे के सामने बाथरूम था जिसमें मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, इसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं दबे कदमों अंदर की तरफ बढ़ा जहाँ किसी की बातें करने की मध्यम आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाजे से कान लगाए। कोई वायरलेस सेट पर बात कर रहा था। इसकी ज़ोरदार आवाज़ दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे नहायत मध्यम सुनाई दे रही थी। पार्टी के वापस पहुंचते ही मैं इतला दे दूंगा सर। ओवर। दूसरी जानिब से भी कुछ कहा गया, लेकिन मुझे वाज़ेह सुनाई नहीं दिया। ठीक है सर। ओवर। वो दोबारा बोला। दूसरी तरफ से शायद राब्ता ख़त्म कर दिया गया था कि इसके बाद मुझे कोई आवाज़ सुनाई न दी। मैं दरवाजे के साथ इस तरह पीठ लगाकर खड़ा हो गया कि संतरी के अंदर दाखिल होते ही इसे संभाल सकूं। चंद ही लम्हों बाद मुझे दरवाजे पर आहट सी सुनाई दी। मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन कमरे से कोई भी बरामद न हुआ। मज़ीद चंद लम्हे गुजरने पर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैं कमरे के अंदर घुसने पर तैयार हो गया। गन दोनों हाथों में पकड़कर मैंने ठोकर मारकर दरवाज़ा खोला और तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर 2 आदमी हाथों में ताश पकड़े खेल में मशगूल थे। बाकी तमाम कमरा खाली पड़ा था। मेरे अंदर घुसते ही उन्होंने हड़बड़ाकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन मेरी धाड़ सुनकर अपनी जगह पर साकिन हो गए। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो भून डालूंगा। दीवार के साथ हथियारों के लिए रैक बना हुआ था जिसमें 2-3 हथियार पड़े थे। एक मशीन गन दीवार के साथ खड़ी थी जो लाजिमन संतरी की थी। कमरे के एक कोने में छोटा सा किचन बना हुआ था। मिट्टी के तेल के 3 चूल्हे भी पड़े थे। एक चूल्हे पर छोटे देगचे में कुछ पक रहा था। तो तुम कौन हो? दोनों में से एक हकलाकर बोला। मुझे छोड़ो, अपनी सुनाओ। बाकी बंदे कहाँ गए हैं? मैं छोटे कदमों से चलता हुआ इनके नज़दीक पहुंच गया। बाकी भी इधर ही हैं, बस आते ही होंगे। इस बार भी वही बोला जो पहली मर्तबा मुझको मुखातिब कर चुका था। बकवास करने की ज़रूरत नहीं, मुझे झूठ से नफरत है। तुम लोगों की गुफ्तगू मैं सुन चुका हूँ। कौन सी गुफ्तगू? एक आदमी ही मुझको मुखातिब कर रहा था, दूसरा खामोश खड़ा मुझे कीना तोस नज़रों से घूर रहा था। वही बकवास जो तुम लोग वाले सेट पर कर रहे थे। सुन ली तो क्या हुआ?
ये कहते ही उसने मेरे पेट में मारने के लिए लात घुमाई और अपनी दाएं हाथ से गन की बैरल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी टांग को हरकत में आता देखकर मैं हल्के से जंप के साथ थोड़ा सा पीछे को हुआ। वो वार के खता होने पर अपनी जगह डगमगा सा गया था और इससे पहले कि वो संभलता मेरी बाईं टांग हरकत में आई और बर्फानी इलाके का वजनी बूट हथौड़े की तरह उसकी ठोड़ी के नीचे लगा। वो उछलकर नीचे बिस्तर पर जा गिरा। मुझे उम्मीद थी कि अगले आधे घंटे के लिए उसका होश में आना मुश्किल था। किक ऐसे लगाई जाती है? खामोश खड़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा? मगर अब भी वो खामोश ही रहा था। गूंगे साहब, ये बाकी लोग कहाँ गए हैं? ये तो बताने के काबिल रहा नहीं। मैंने नीचे पड़े आदमी की तरफ इशारा करके कहा, हमारी एक पार्टी गुम हो गई है, तमाम लोग उसकी तलाश में निकले हुए हैं। पार्टी गुम हो गई है? मगर कैसे? जैसे इस इलाके में गुम होती हैं भाई, वैसे ही गुम हुई है। आ गई होगी किसी एवलांच के नीचे या फिर रास्ता भटक गई होगी। कब से गुम है? मैंने पूछा। आज शाम से ही राब्ता नहीं हो रहा। मैं समझ गया कि सूबेदार दास की पार्टी के लिए दाएं बाएं की नज़दीकी पोस्टों से पार्टियां रवाना की गई होंगी। अच्छा ये बताओ, यहाँ से पाकिस्तानी सरहद कितनी दूर है? यहाँ से? वह हैरानी से बोला। जी, यहाँ से तो काफ़ी दूर है। रास्ते में हमारी चंद पोस्टें आती हैं, इनसे गुजरकर ही आप पाकिस्तानी इलाके में पहुँच सकते हैं। फासला कितना होगा? अंदाज़न 30-35 किलोमीटर होगा। कोई मुख्तसर रास्ता? नहीं, इस मौसम में तो नामुमकिन है, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारा नाम? वो चंद लम्हे मेरी आंखों में देखता रहा और फिर बोला, अब्दुल्ला। और इसका? मैंने नीचे पड़े शख्स की तरफ इशारा किया। हरीचंद। तो अब्दुल्ला भाई, पहली बात तो ये कि मुझे सख्त भूख लगी है, कुछ खाने को मौजूद है तो मेरे हवाले करो। दूसरा, मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करो ताकि मैं वापस पाकिस्तान में पहुंच सकूं, क्योंकि मैं गलती से आपके इलाके में आन फंसा हूं और मेरा अपने इलाके बल्कि अपने घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जितनी देर होती जाएगी मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा। क्या आप मेरे साथ ताउन करना पसंद करेंगे? दोस्ताना सूरत हाल पैदा करने के लिए मैंने राइफल कंधे के साथ लटका ली थी। आप जो भी हैं भाई साहब, मेरा आपको यही मशवरा है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि किसी भी लम्हे वो तमाम यहाँ पहुँच सकते हैं और तुम अकेले शायद 10 बंदों का मुकाबला न कर सको। इस देगची में क्या है? इसकी बातों को नज़रअंदाज करके मैंने चूल्हे पर रखी देगची की तरफ इशारा करके पूछा। चाय, वो मुख्तसरन बोला। वेरी गुड। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और चूल्हे के साथ रखे कप में चाय निकालकर गरम गरम चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। अब्दुल्ला ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। मैं बज़ाहिर इससे गाफिल बना हुआ था, लेकिन हकीकतन इसकी ज़रा सी हरकत पर मैं एक्शन में आ सकता था। चाय पीकर मैंने बकिया चाय एक बोतल में उंडेली और अब्दुल्ला से पूछा, खाने को कुछ पड़ा है? पार्टी के लिए हलवा बनाकर रखा हुआ है मैंने। उसने एक दूसरे बर्तन की तरफ इशारा किया। थोड़ा सा हलवा खाकर बाकी हलवा एक शॉपर में डालते हुए मैंने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला भाई, चलो स्टोर में। और वो खामोशी से मेरे आगे चल पड़ा। स्टोर में जाकर मैंने एक खाली पट्टू में 2-3 दिनों का राशन, 3-4 फालतू मैगज़ीन, पानी, हलवा, चाय और गर्म लिबास डालकर आगे जाने के लिए मैं तैयार हो गया था। अब्दुल्ला भाई, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर आप ताउन न करते तो मैं इतनी जल्दी तैयार न हो पाता, लेकिन अगर तुझे मैंने यूं ही छोड़ दिया तो तेरे अपने साथी तुझ पर शक करेंगे, इसलिए सॉरी, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये कहते ही मैंने बिजली की सी तेज़ी से स्टीन गन का बट उसके सर में मारा और वो ओह की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर गया। इसे उठाकर मैंने एक बिस्तर पर डाला और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। गो उसके सर पर बट मारे बगैर भी मैं उसे बेहोश कर सकता था, लेकिन इस तरह भी उसकी शख्सियत मशकूक हो जानी थी। हरीचंद अभी तक इसी पोजीशन में पड़ा था। मैं बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और अब्दुल्ला की बताई हुई सिमत की तरफ कदम बढ़ा दिए। बमुश्किल चंद कदम उठाए होंगे कि मेरी समाअतों में लोगों के बोलने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से रिहायशी मकान की अगबी सिमत का रुख किया और तेज़ी से इस जगह से दूर हटने लगा। गो इस तरह मैं अब्दुल्ला की बताई हुई सिमत से बिल्कुल मुखालिफ सिमत को रवाना हो गया था
लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। बर्फबारी की शिद्दत में कमी नहीं आई थी। मैं पोस्ट से चंद सौ गज ही दूर आ पाया था कि मुझे किसी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये रहे उसके कदमों के निशान, और इसके साथ ही चंद और आदमियों की आवाज़ आई, हाँ हाँ यही हैं, चलो जाने न पाए। और मैं अपने बाएं हाथ पर मौजूद उभरी हुई चट्टान के पीछे लेटकर जिंदगी और मौत का मार्का लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं किसी भी कीमत पर जिंदा गिरफ्तार होने पर राजी न था। जाने न पाई की आवाज़ों के साथ वो आगे बढ़ते चले आ रहे थे।